हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सियासत में कई बार अपनी जीत से ज्यादा दुश्मन की हार के लिए भी चुनाव लड़ा जाता है। यूपी में आमतौर पर मायावती की पार्टी उपचुनाव से परहेज करती है, लेकिन बीएसपी ने कभी उपचुनाव नहीं लड़ा, ऐसा भी नहीं है। बीएसपी कई बार उपचुनाव लड़ चुकी है। जब जब बीएसपी ने बाई इलेक्शन लड़ा तो फायदा बीजेपी को या सपा को किसको हुआ, ये आपको विस्तार से आज बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पहले हाथी चलता था तो बड़ी बड़ी पार्टियों की सांसें थम जाती थी। अब हाथी चले या न चले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना कि पहले पड़ता था, उस फर्क में अब बहुत फर्क आ गया है। इस बीच मायावती आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीएसपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमटी मायावती ने उपचुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजरने की तैयारी कर ली है। मायावती के उपचुनाव लड़ने की घोषणा को सियासी नफे नुकसान के तराजू पर तौला जा रहा है। एक तरफ मायावती की इस कवायद को बीएसपी को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है, दूसरी तरफ मायावती अपनी इस रणनीति से सपा और बीजेपी की एक तरह से मोनोपोली तोड़ने की कोशिशों में जुटी हैं। मायावती का यह दांव उन्हें फायदा पहुंचाने के साथ साथ किसे नुकसान पहुंचाएगा, इसकी चर्चा यूपी के सियासी गलियारों में खूब हो रही है। पुराने आंकड़ों को अगर देखा जाए तो मायावती की पार्टी 2019 से अब तक विधानसभा की 4 और लोकसभा की 1 सीट पर चुनाव लड़ चुकी है। इनमें से 3 बार बीजेपी और 2 बार सपा को फायदा हुआ। विपक्ष में रहते हुए मायावती ने 2019 में पहली बार यूपी में उपचुनाव लड़ने की घोषणा की। सीट थी अंबेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा की। यह सीट बीएसपी के ही रितेश पांडे के सांसद बनने की वजह से खाली हुई थी। सपा ने यहां से सुभाष राय को उतारा तो बीएसपी ने छाया वर्मा को टिकट दिया। चुनाव में सपा के सुभाष राय जीत गए। इसी साल बाराबंकी के जैतपुर और मऊ में घोसी में हुए उपचुनाव में भी मायावती की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे। 2019 के उपचुनाव में बीएसपी ने जैतपुर से अखिलेश अंबेडकर और घोसी से अब्दुल कय्यूम को टिकट दिया। दोनों ही जगहों पर सपा मजबूत थी। हालांकि सपा सिर्फ जैतपुर में ही जीत दर्ज कर पाई। यहां मायावती के उम्मीदवार को सिर्फ 18,000 वोट मिले। वहीं मायावती के उम्मीदवार ने घोसी में खेल जरूर कर दिया। यहां पर बीजेपी के विजय राजभर ने सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुधाकर सिंह को हरा दिया। बीएसपी के अब्दुल कय्यूम अंसारी को 50,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि यहां हार का मार्जिन सिर्फ 2,000 का था। अब बात करते हैं उन्नाव की बांगरमुंह विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2020 में उपचुनाव में भी मायावती की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे। बांगरमुंह सीट पर कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी जाने की वजह से चुनाव कराए गए थे। बीएसपी ने इस सीट पर महेश प्रसाद को उम्मीदवार बताया। कांग्रेस की तरफ से आरती वाजपेयी, सपा की तरफ से सुरेश पाल और बीजेपी की तरफ से श्रीकांत कटियार मैदान में थे। चारों ही पार्टियों में वोट बढ़ने का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी ये चुनाव आसानी से जीत गई। 2022 में मायावती ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी उम्मीदवार उतार दिया। ये सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। सपा ने आजमगढ़ से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को, बीजेपी ने दिनेश यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया। मायावती ने यहां से कद्दावर नेता शाह आलम गुड्डू जमाली को टिकट दे दिया। जमाली की वजह से आजमगढ़ का चुनाव त्रिकोणीय हो गया और बीजेपी को जीत मिल गई। इस चुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल को 3,12,768 वोट, सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,47,204 वोट और गुड्डू जमाली को 1,79,839 वोट मिले। योगी सरकार के रहते लोकसभा की 6 और विधानसभा की 25 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। लोकसभा की 6 में से सिर्फ आजमगढ़ सीट मायावती ने उम्मीदवार उतारा था। बाकी के 5 सीटों पर मायावती ने उम्मीदवार नहीं उतारे। इनमें गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, रामपुर और मैनपुरी शामिल हैं। अब आपको मायावती ने खुद कितनी बार उपचुनाव लड़ा, इसका भी नतीजा क्या रहा, यह भी बता देते हैं। 1984 में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर मायावती ने कैराना सीट से नामांकन दाखिल किया, लेकिन इस चुनाव में मायावती को जीत नहीं मिली। इसके 1 साल बाद बिजनौर सीट पर लोकसभा के उपचुनाव कराए गए। मायावती ने यहां भी पर्चा दाखिल कर दिया। उन्हें यहां भी जीत नसीब नहीं हुई। बिजनौर सीट पर कांग्रेस की मीरा ने जीत हासिल की। रामविलास पासवान दूसरे नंबर पर रहे। 1987 में हरिद्वार सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। मायावती लड़ने के लिए हरिद्वार पहुंच गई, लेकिन यहां भी उन्हें जीत हासिल नहीं हो पाई। इस चुनाव में कांग्रेस के आर सिंह को लगभग 1,49,000 वोट और मायावती को लगभग 1,25,000 वोट मिले। वहीं बीएसपी के उम्मीदवार नहीं उतारने का फायदा 4 सीटों पर मायावती और 1 सीट पर बीजेपी को हुआ। मसलन
2018 में गोरखपुर लोकसभा के उपचुनाव में सपा को 21,801 वोटों से जीत मिली। 2014 में बीएसपी को इस सीट पर 1,76,000 वोट मिले थे। इसी तरह 2018 के उपचुनाव में फूलपुर सीट से बीजेपी 59,000 वोटों से हार गई। 2014 में बीएसपी को यहां पर 1,63,000 वोट मिले थे। कैराना में भी यही हाल हुआ। यहां पर विपक्षी गठबंधन से आरएलडी के सिंबल पर तबस्सुम हसन ने 44,000 वोटों से जीत दर्ज की। 2014 में बीएसपी को कैराना सीट पर 1,60,000 वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें अंबेडकर नगर की कटहरी, फैजाबाद की मिल्कीपुर, गाजियाबाद की सदर सीट, कानपुर की शीशामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मजुआ और अलीगढ़ की खैर सीट शामिल है। आपको ये भी बता दें कि इन सभी सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। 2022 में कटहरी, मिल्कीपुर, करहल, शीशामऊ और कुंदरकी पर सपा को जीत मिली थी। गाजियाबाद सदर, खैर और फूलपुर में बीजेपी का कब्जा था, यानी बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थीं। मंझवा सीट पर निषाद पार्टी और मीरापुर सीट पर रालोद का कब्जा था। इस बार का उपचुनाव बीएसपी के लिए करो या मरो की तरह है। नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का लोकसभा चुनाव जीतना बीएसपी के लिए खतरे की घंटी की तरह है। दलित वोटों का खिसकना एक तरह से बीएसपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी है, जिसके बूते आजाद समाज पार्टी अब आगे बढ़ रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हो या फिर सपा, सबने जनता के बीच आरक्षण बचाने और संविधान बचाने का नारा जमकर उछाला था और बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए थे। मगर अभी हाल ही में SC/ST आरक्षण से संबंधित कोटे के अंदर कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती मुखर हैं। क्रीमी लेयर विवाद पर संबंधित सरकार के साथ साथ विपक्ष के रुख पर मायावती ने जो रुख अपनाया है वो मायावती की भविष्य की राजनीति के बड़े संकेत देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नीयत साफ है तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों के का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जिन राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। खैर, मायावती और सत्ता की दूरी लगातार बनी हुई है। मायावती जानती हैं कि सत्ता के बिना पार्टी को चलाना एक दूर की कौड़ी की तरह है। कहा जा रहा है कोटे में कोटा के मुद्दे पर उन्होंने सियासी हथियार बना लिया है, जिसमें उन्हें बीएसपी का रिवाइवल प्लान नजर आ रहा है। वहीं उपचुनाव में बीएसपी के उतरने से किसी एक पार्टी को नुकसान होना तय है। ऐसे में उपचुनाव में बीएसपी को क्या कुछ हासिल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात और भी है कि मायावती आखिरकार ये सब कर क्यों रही हैं, क्योंकि जिन जिन सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने जा रही हैं उन सीटों पर पहले से ही सपा या बीजेपी का कब्जा है, या फिर वहां पर जो आजमाइश उन्हीं लोगों के बीच में है। और हाल के अगर हम तमाम आंकड़ों पर बात करें, चाहे 2019, 2014, 2017, 2022, तो आपको देखने को साफ तौर पर मिलेगा जहां भी उपचुनाव में मायावती ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं तो उसमें ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जो चुनाव जीते तो नहीं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा वोटों का उन्होंने काट लिया, जिसका सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को हुआ। यानी अगर देखा जाए तो पीछे के दरवाजे से एक तरीके से यह ऐसी मदद है जो सीधे सीधे बीजेपी को मिलती है, और इसी का आरोप लगातार मायावती पर लगता रहा है। तो क्या है इन आरोपों में सच्चाई, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह के समीकरण और इक्वेशन दिख रही है उससे इतना तो साफ है कि इस उपचुनाव में मायावती का फायदा हो ना हो, लेकिन इस पूरे कदम से बीजेपी का फायदा जरूर होगा। तो आज की इस खास मुलाकात में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।